हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स के अंतिम पार्ट जो है न्यूक्लिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिकुल है। देखते हैं होता क्या है। देखो जी, हम सबको पता है कि कोई भी हो, कोई भी लिविंग सिस्टम जो हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उस सबका मेन पॉइंट क्या है, सबका वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जिससे पूरा का पूरा एनिमल प्लांट बनता है, वो है उसका सेल। सेल से ही पूरा का पूरा एनिमल और प्लांट बनता है। तो यह सेल, यह है सेल हमारा, मीन्स ह्यूमन बॉडी का भी सेल है। सेल के सेंटर पर रहता है न्यूक्लियस, उसका सेल के सेंटर पर रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक वैसे जिस तरह से एटम रहता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, और एटम ही दुनिया के ऑल एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरीका से एटम बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे एलिमेंट का, उस तरह से हमारा जो सेल है, सेल भी ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल हो या प्लांट हो, सबका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। सेल के सेंटर पे उसका न्यूक्लियस रहता है, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो XY क्रोमोजोम, Y क्रोमोजोम बहुत पॉपुलर होता है, जो गर्ल और बॉय चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक क्रोमोजोम बना रहता है प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन्स तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्या होता है, इसी न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ना है। अब इससे पहले बताऊं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने से पहले, कि आखिर ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो आदमी का जो प्रॉपर्टी होता है, एंसेस्टर से जो प्रॉपर्टी हमें मिलता है, जो हमारे पेरेंट्स से प्रॉपर्टी हमारे पास आता है, उस फिनोमेना को, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम एंसेस्टर टू प्रेजेंट जनरेशन, इस कॉल हेरिडिटी। उसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, जिसको हिंदी में वंशानुगत कहा जाता है। जो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर आता है, उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है यही न्यूक्लियस, मीन्स सेल का जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोजोम है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है एनिमल के अंदर और प्लांट। एनिमल के अंदर जो प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर उसके अंदर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो हमारा है, इसी न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप है। एक को बोलते हैं DNA, और ये बहुत मशहूर वर्ड है DNA, और दूसरा होता है RNA। आजकल DNA टेस्ट भी होता है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी क्या होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप है, एक DNA, दूसरा RNA। DNA बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड RNA बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक ऐसा एसिड है जो एसिड इसमें होता ही नहीं है, इसका नाम केवल एसिड है, एसिड होता नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग। बट फिलहाल हमारे न्यूक्लिक एसिड दो टाइप है, DNA और RNA। DNA हो या RNA हो, दोनों में राइबो टर्म है। इसमें डीऑक्सी राइबो, इसमें ओनली राइबो है। ये राइबो टर्म आता है राइबोज से। यह हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेचराइड है राइबोज। यह मोनोसेचराइड है, मोनोसेचराइड है। यह मोनोसेचराइड राइबोज से ही हमारा दोनों ही बनता है, मीन्स DNA हो या RNA हो, दोनों इस शुगर से बनता है, मीन्स ये राइबोज से बनता है, जिसको हम लोग शुगर मोइटी यहाँ बोलेंगे, इससे बनता है। अब इस किस तरह से इनमें प्रेजेंट रहता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये क्लियर है कि यह शुगर से ही, मीन्स इसी राइबोज से दोनों ही बनता है, मीन्स दोनों में राइबोज प्रेजेंट रहता है। एक्चुअल में DNA हो या RNA हो, दोनों में एक शुगर रहता है जो यह रहता है, और प्लस बेस कनेक्टेड रहता है, और आगे चल के फिर उसमें फॉस्फेट कनेक्ट हो जाता है। कैसे होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। हमारे DNA और RNA में जो शुगर मोइटी, जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है, ये राइबोज है। और राइबोज में आप देख रहे हो कि 3 OH जो है वो राइट साइड में है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे CH2OH है, 3 एसिमेट्रिक कार्बन था। लेकिन जिस तरीका से हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अपने साइक्लिक फॉर्म में रहता है, उसी तरीका से राइबोज भी साइक्लिक फॉर्म में रहता है। और साइक्लिक फॉर्म में जाने के लिए क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिटल का फॉर्मेशन करता है। यह ऑक्सीजन के पास लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, जैसा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में होता था। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव, और ये ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा अपना लोन पेयर डोनेट करके, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन से H+ बाहर निकलता है और जाकर इस ऑक्सीजन पे O- में कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा ये बन जाएगा OH, ये हो गया OH, और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है।
मीन्स जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ ग्लूकोज और फ्रूक्टोज में। अब जैसे ही एक कार्बन के पे OH और H लगा, अब इसके एक कार्बन जैसे ही इसका कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होता है और एक कार्बन डबल बॉन्ड OH बन जाता है, वैसे ही एक कार्बन एसिमेट्रिक हो जाता है, क्योंकि इस कार्बन के पास नाउ कार्बन हैज 4 ग्रुप्स एंड ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड OH, थर्ड A ग्रुप है और फोर्थ ये है, चारों डिफरेंट है। तब एक कार्बन भी एसिमेट्रिक हो गया। जब एक कार्बन सिमेट्रिक हो जाएगा तो इसके भी साइड का वैल्यू होगा, मीन्स OH अगर राइट साइड में होगा तो अलग आइसोमर होगा, OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो अलग होगा। तो यहाँ पे OH जब राइट साइड में होगा तो बोलेंगे अल्फा राइबोज, OH जब लेफ्ट साइड में होगा तो बोलेंगे बीटा राइबोज। सेम जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ मैं ग्लूकोज फ्रूक्टोज दोनों में बता रखा हूँ पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था। अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाकर देख सकते हो, मीन्स कार्बोहाइड्रेट वाले में वीडियो में। अब ये तो हो गया हमारा। अब जिस तरीका से हम लोग इसके हाइवर्थ स्ट्रक्चर को लिखते थे ग्लूकोज फ्रूक्टोज का, उस तरह से इसका भी लिखेंगे। हमारे राइबोज के पास भी साइकिल में कितना आइटम हो गया, 1 2 3 4 5 आइटम हो गया, जिसमें एक ऑक्सीजन है। तो यह फ्रूक्टोज जैसे स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो फ्रूक्टोज जैसा स्ट्रक्चर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर हम लोग राइबोज का लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो यह राइबोज, ये हमारा OH CH2 से पहला OH राइट साइड में था तो ये D होता है, और ये क्या होता है हमारा ये अल्फा डी राइबोज, और ये भी है हमारा बीटा डी राइबोज। बीटा डी ये हुआ अल्फा डी राइबोज, हुआ बीटा डी राइबोज। हमारे न्यूक्लिक एसिड में वो DNA हो या RNA हो, दोनों में बीटा डी राइबोज का ही इस्तेमाल होता है। मीन्स DNA और RNA के अंदर हमारे राइबोज का जो अल्फा एनोमर है वो इस्तेमाल नहीं होता है, बीटा एनोमर इस्तेमाल होता है। बीटा डी राइबोज यूज होता है हमारे मतलब DNA और RNA दोनों में। तो अब देखते हैं बीटा डी राइबोज का ये हाइवर्थ स्ट्रक्चर। तो मैं सिखाया हूँ राइट डाउन, जो राइट में उसको डाउन में लिखो, तो बीटा में, और जो जब राइट डाउन हो जाएगा, राइट डाउन यही हमारा फॉर्मूला है, जो राइट है उसको डाउन में करो, जब राइट डाउन हो जाएगा तो लेफ्ट अप हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे बीटा में फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन का OH किधर है, राइट लेफ्ट में है, तो अप लिख दिया मैं उसको, राइट। सेकेंड कार्बन पे फिर OH क्या है, राइट में, मीन्स यहाँ नंबरिंग यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन का OH राइट में है तो डाउन हो गया, थर्ड का OH भी राइट में है तो डाउन हो गया यहाँ पे। फोर्थ पे हमारा H और CH2H लगा हुआ है तो H को नीचे रख दिया, CH2H को ऊपर लिख दिया, राइट। इसमें कुछ नहीं रहता है, हमेशा CH2H को ऊपर ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ये सिमेट्रिक होता नहीं है, ये सब तेज सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन में ऊपर नीचे का वैल्यू होता है, लेकिन अगर कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, कायरल नहीं है, तो उसमें कहीं लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। तो CH2H इसमें ऊपर रहता है, H नीचे रहता है। अब हालांकि ये कार्बन भी कायरल है, फोर्थ कार्बन भी। ये हमारा बीटा डी राइबोज है, ये इस्तेमाल होता है RNA में। ये बीटा डी राइबोज RNA में इस्तेमाल होता है। DNA में जो हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज। अब डीऑक्सी राइबोज क्या है, तो ये हमारा है मतलब वहाँ पे ये तो हुआ बीटा डी राइबोज। अब इसके सेकेंड कार्बन से जो ऑक्सीजन है इसको हटा देते हैं। जब सेकेंड कार्बन इस ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन हटा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन इसका लगा दिया, तो ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। देखो ये डी का कोई मतलब नहीं है, डी केवल बताता है नोमेनक्लेचर, ये डी नोमेनक्लेचर बताता है। मेन है ये हमारा बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। ये 2 क्यों बोला गया, तो 2 नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन था राइबोज का, उसको डी कर दिया गया, मीन्स हटा दिया गया, इसलिए इसको लिखते हैं बीटा 2 डीऑक्सी, मीन्स ऑक्सीजन को डी कर दिया गया, हटा दिया गया, कहाँ से, राइबोज से, तब ये बना। तो यह है हमारा जो शुगर मोइटी, वो बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। तो यह जो शुगर है, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये इस्तेमाल होता है DNA में और ये होता है RNA में। मीन्स DNA हो या RNA हो, दोनों में ही राइबोज रहता है। RNA में राइबोज अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है और DNA में राइबोज के एक कार्बन के ऑक्सीजन को रिमूव करके उस तब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज। ओके,
अब ये तो हमारा डीएनए हो या आरएनए, अभी हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे पहले, और जिस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होगा उस तरह से आरएनए का भी स्ट्रक्चर भी होगा। डीएनए में ये शुगर जो दिख रहा है हमें ये रहेगा और इसके साथ बेस कनेक्ट होगा। अब बेस ये वो 4 बेसेस हैं, ऐसे तो 5 है, लेकिन इसी में से 4 हमारे डीएनए में भी रहता है और आरएनए में भी रहता है। मैं बताया हूँ कि डीएनए और आरएनए दोनों में शुगर भी रहता है, बीटा डी राइबोज रहता है, हमारा शुगर भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है और बेस भी रहता है। अब डीएनए में जो 4 बेस रहता है, डीएनए में 4 बेस रहता है, ये चारों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए में 4 रहता है, यूरासिल नहीं रहता है, ये डीएनए में नहीं रहता है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में भी 3 बेस मीन्स एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, सॉरी साइटोसिन, ये रहता है। ये जो 4th बेस है हमारा थाइमिन, ये थाइमिन हमारे डीएनए में रहता है, बट आरएनए में नहीं रहता है। आरएनए में थाइमिन के जगह पे थाइमिन के जगह पे आ जाता है यूरासिल। मीन्स डीएनए में हमारा 4 बेस रहता है लगातार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए में क्या रहता है कि स्टार्टिंग वाला 3 रहता है, थाइमिन के जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। तो आप डीएनए वाला याद रख सकते हो, जैसे मैं याद रखता हूँ अरविंद ठाकुर छपड़ा गए। अरविंद ए से एडेनिन, टी से ठाकुर, सी साइटोसिन, सी से छपड़ा, ग्वानिन जी से गए। तो अरविंद ठाकुर छपरा गए, 4 बेस जो रहता है हमारे डीएनए में रहता है, डीएनए को ही हम लोग याद रखते हैं। और आगे चल के मैं डीएनए में और भी जो बेस का पेयरिंग होता है उसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। और आरएनए में याद रखेंगे कि थाइमिन के जगह पे क्या रहता है, यूरासिल रहता है। अब जो 5 बेसेस है इसको हम लोग इस 2 को बोलते हैं प्यूरिन्स और इस 3 को बोलते हैं प्यूरिमाइडिन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यह है कि प्यूरिन्स वह बेस होता है जो बाईसाइक्लिक होता है, जिसमें 2-2 साइकिल रहता है, और प्यूरिमिडिन्स वह होता है जिसमें मोनोसाइकिल होता है। ये डिफरेंस है। तो ये हमारे बेसेस हैं जो हमारे डीएनए और आरएनए में रहते हैं। डीएनए और आरएनए में शुगर के बाद ये बेस रहता है, बेस दोनों मिलने के बाद बनता है न्यूक्लियस। अब ये हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है, ये हमारा शुगर मोइटी है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। जैसे इसमें हम लोग बेस कनेक्ट करते हैं, जैसे डीएनए अगर हमें बनाना है, डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो उसका शुगर मोइटी ये होगा बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज, ये हम उसका शुगर हुआ। जैसे इसमें बेस कनेक्ट होता है, ऐसे टोटल बेस, चारों बेस कनेक्ट होता है, जो उसका हमारा है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, चारों कनेक्ट होता है। उस सबको एक साथ मैं बेस से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह का डिजाइन बनाया हूँ साइक्लोहेक्सेन जैसा, ऐसा नहीं साइक्लोहेक्सेन होता है, वो अच्छा लगने के लिए डिजाइन बना दिया गया है, बेस है ये। जैसे ही बेस कनेक्ट करोगे इस शुगर से, राइबोज से, डी राइबोज से, उसी अब बेस तो आपने देखा है, बेस बहुत बड़ा बड़ा मोलेकुल है, वो भी 4-4 बेस है। तो ये सेक्शन मेजर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं नोमेनक्लेचर में, आईपीएस नोमेनक्लेचर में, कि आईपीएस नोमेनक्लेचर में जो मेन पीसी पैरेंट चेन होता है वो उसका नंबरिंग 1-2 से करते हैं, और ब्रांच का नंबरिंग पीसी का नंबरिंग से कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए ब्रांच के नंबरिंग को हम लोग डैश में भी दे सकते हैं, 1-, 2-, 3-, 4-। तो यहाँ पे वही होता है, क्योंकि अब इसके अंदर भी नंबरिंग आ जाए, क्योंकि हमारे जो बना न्यूक्लियोसाइड बनेगा, मीन्स शुगर मीन्स राइबोज जब बेस से कनेक्ट होता है तो पूरे सेटअप को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मीन्स शुगर प्लस बेस को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर हमारा बेस जो है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 से कनेक्ट होता है। जैसे बेस कनेक्ट हुआ, बेस में बड़ा बड़ा चेन होता है, बेस हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए बेस के अंदर जो नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4 होगा, और शुगर के अंदर जो नंबरिंग है अभी तो ब्रांच जैसा बन जाएगा, तो शुगर के अंदर जो हमारा नंबरिंग है ये डैश में आ जाएगा। इसलिए इसके अंदर जो नंबरिंग है उससे इसको सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, अब इसको हम लोग 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। राइट, हो गया। न्यूक्लियोसाइड के बाद अब न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं। हमारा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, H3PO4, इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3OH लगा रहता है फॉस्फोरस से। मीन्स हमारे ऑक्सीजन जो रहता है फॉस्फोरिक एसिड का, ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है,
तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, 3 ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव है, फॉस्फेट के फॉर्म में है। तो अब होता क्या है, जब हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड का एडिशन होता है, तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड एक ऑक्सीजन से, ये भी कनेक्शन कैसे होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड के पास आप OH है और इसके पास भी OH है, तो इसका OH उसका H2 बन के बाहर निकल जाता है और फिर फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, कार्बन नंबर 5 से कनेक्ट हो जाता है, जो अब 5' हो चुका है, इससे कनेक्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड में जैसे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कनेक्ट करते हैं, फॉस्फेट का एडिशन करते हैं, वैसे ही अब न्यूक्लियोसाइड बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। मीट आफ्टर एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू न्यूक्लियोसाइड बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब इसी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमरिक फॉर्म आगे देखते हैं कैसे हो रहा है, होगा। अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पे मैं 2 लिया हूं न्यूक्लियोटाइड, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होता है। अब ये जो देख रहे हो फॉस्फोर, ये 2 न्यूक्लियोटाइड ए भी और ए भी है, इसका ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अब ऐसे ये होता क्या है कि इसका O- और इसका OH, इसमें कनेक्शन होता है, फिर मीन्स यहाँ से फिर H2 ऐसे तो एक्चुअल में O- के साथ H रहता है फॉस्फोरिक एसिड में, अब इसका H और इसका OH H2 बन के बाहर निकल गया और इसका ऑक्सीजन इसके कार्बन में जाके कनेक्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि ये इस तरीक़ा से हो जाता है, मीन्स हमारा ये फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब कोई ऑक्सीजन अगर एक ही एटम से कनेक्टेड है तो उसको डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। तो एक ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, एक ऑक्सीजन हमारे फॉस्फोरस और एक कार्बन नंबर जो 5 है 5' इससे कनेक्टेड रहता है, एक और यहाँ पे फिर कनेक्शन हो गया, एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है 3' से, और एक ऑक्सीजन जो फॉस्फोरस का बचा, फॉस्फोरस के पास जो 4 ऑक्सीजन उसमें से एक बचा, ये एक ही कार्बन से, एक ही एटम से कनेक्टेड है फॉस्फोरस से, तो इसके ऊपर निगेटिव रहता है। मीन्स अब ये हो गया, जैसे 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड का 2 मॉलिक्यूल इस तरह से कनेक्ट होता है। इस जैसे ही कनेक्शन हुआ, अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लिंकेज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस डाइस्टर लिंकेज, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोरस डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोरस डाइस्टर लिंकेज। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो एक ऐसा हमारा लिंकेज बना जिसमें फॉस्फोरस के एसिड का एक तरह से ईस्टर हो गया। ईस्टर हमारा जो रहता है तो क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन लगा रहता है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, उस ऑक्सीजन से अल्काइल लगा हुआ है, तो इस पार्ट को बोलते हैं फॉस्फोरस डाइस्टर लिंकेज। अब ये पूरी तरह से पॉलीमराइज हो जाता है, मीन्स 2 को मैं दिखाया, अब तीसरा फिर न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो तीसरे वाला जो हैगा और जो और रहेगा वो फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसके 3' उसका 5', मीन्स इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। जैसे इस मॉलिक्यूल का 3' इसके 5' से कनेक्ट हुआ, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा वो इसके 3' और उसके 5' के कनेक्शन होगा, चौथा मॉलिक्यूल आएगा इसके 3' उसके 5' में कनेक्शन होगा। इसका मीनिंग हुआ कि इस तरीका से ये जो पूरा चेन हमारा बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, और यही पॉलीमर कहलाता है हमारा DNA। यही है हमारा DNA, मीन्स DNA तो क्या हो गया इसके से, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, शुगर, बेस लगा हुआ है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, बेस तो साथ में आई, तो फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर का क्या बन जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, और यही पॉलीमर हमारा DNA होता है, राइट। मीन्स हमारे DNA में मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि DNA में एक शुगर है, शुगर के साथ लगा हुआ है बेस, और 2 बेस लगा, शुगर के साथ बेस लगने के बाद बन गया न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होता है तो उस बीच में फॉस्फेट आ जाता है, और एक न्यूक्लियोटाइड के 3' कार्बन से दूसरे के 5' से कनेक्शन होता है, और फिर वो टोटल पॉलीमर बन जाता है। उसी पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं DNA। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमरिक फॉर्म को हम लोग इस तरह सिंपल में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स शुगर के साथ बेस लगा रहता है, बेस के बाद फॉस्फेट आता है, फिर शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, इस तरीके से पैटर्न चलता है।
इस पैटर्न को पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट देखा जाता है, मीन्स कौन सा यूनिट रिपीट होता है। तो क्या रिपीट हो रहा है? शुगर बेस फॉस्फेट, फिर शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, इसी का रिपीटेशन होगा। तो यह हमारा रिप्रेजेंटेशन है डीएनए का। डीएनए एक्चुअल में शुगर बेस फॉस्फेट का क्या है जी? रिपीटेशन है। मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाता है थ्रू फॉस्फेट, और वही होता है हमारा डीएनए। अब डीएनए के बारे में अगला पॉइंट, डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका जो सीक्वेंस होता है वह डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन ने इसके बारे में बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर अगला पॉइंट, डीएनए का जो स्ट्रक्चर, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? तो एक तो पॉलीमेरिक चेन हुआ यह, दूसरा डीएनए का होता है कि दो पॉलीमेरिक चेन होता है। मीन्स डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसका दो पॉलीमेरिक चेन इस तरीका से, एक ऐसे इस तरह ऐसे है, और दूसरा पॉलीमेरिक चेन ऐसे ऐसे है। मीन्स इस तरह डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में रहता है हमारा डीएनए। और दो स्ट्रैंड मीन्स ए भी पॉलीमेरिक चेन है और ए भी है, दोनों है डबल स्ट्रैंड, दोनों ही जो चेन उसका रहता है, जिसको डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड रहता है, मीन्स दो चेन रहता है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड, सॉरी, दोनों जो हमारा डीएनए का पॉलीमेरिक फॉर्म है, डीएनए का पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमेरिक फॉर्म है, वो जो चेन है हमारा डीएनए का, ये दो चेन, दो उसका चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, इस तरह से स्ट्रैंड बनाकर रहता है, डबल स्ट्रैंड इस फॉर्म में रहता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों चेन एक दूसरे से एच बॉन्ड फॉर्म किए रहता है, लेकिन वो एच बॉन्ड प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, वो फिक्स रहता है। मीन्स उसमें एडेनिन थाइमिन से फॉर्म करता है एच बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन से फॉर्म करता है एच बॉन्ड, एक रेगुलर प्रॉपर पैटर्न में होता है यहाँ पे। मीन्स ये प्रॉपर पैटर्न में रहता है हमारा एच बॉन्ड। इसमें ऐसा नहीं किसी से कोई फॉर्म कर लेगा, ग्वानिन थाइमिन से ही एडेनिन थाइमिन से ही करेगा और ग्वानिन साइटोसिन से ही करेगा। और ये एग्जाम्स में रेगुलरली आता है, एग्जाम्स का हिट क्वेश्चन है सब कि कौन किससे एच बॉन्ड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक और बात, एक स्ट्रेन का 5 डेज ऊपर है तो उसका 3 डेज नीचे हो गया, 5 डेज है इसका, और इसके पार्ट नीचे आते हैं 3 डेज हो जाएगा, 3 डेज। और ये 3 डेज शुरू हुआ है तो इसका नीचे वाला पार्ट 5 डेज से हो जाएगा, राइट। मीन्स ये अगर यहाँ से शुरू हो रहा है 5 डेज पे, तो यहाँ पे इसका जब इंड होगा तो 3 डेज पे होगा। ये 3 डेज से शुरू हो रहा है तो इंड होगा 5 डेज पे होगा। मीन्स दोनों जो स्ट्रैंड होता है, दोनों जो डबल स्ट्रैंड जो हुआ वो अपोजिटली रहता है, एक का 5 डेज ऊपर, दूसरे का 3 डेज ऊपर, जिसका 5 डेज ऊपर उसका 3 डेज नीचे, तो इस तरीका से रहता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि याद कैसे रखेंगे कि कौन सा बेस किससे एच बॉन्ड फॉर्म करता है डीएनए के डबल स्ट्रैंड फॉर्म में। इस डबल स्ट्रैंड फॉर्म को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसके न्यूक्लियोटाइड का मतलब कॉम्बिनेशन किस न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न जो पॉलीमर फॉर्म हुआ रहता है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है डबल स्ट्रैंड जो आपस में एच बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें याद रखना बहुत जरूरी है किससे कौन एच बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैं जैसे याद रखता हूं, अपने ही नाम पे बनाया हूं, आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे देखो 5 डेज से शुरू होगा, अरविंद ठाकुर गए छपरा, देख लो, ए से अरविंद, टी से ठाकुर, जी से गए, सी से छपड़ा, इसको चपड़ा बोलते हैं, राइट। तो याद रखना बहुत आसान काम है, अरविंद ठाकुर गए छपड़ा, तो मीन्स एडेनिन थाइमिन से एच बॉन्ड फॉर्म करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से करेगा, ये फिक्स्ड है। यही पैटर्न होता है, इसको आप याद रख सकते हो। एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पूछता है कि न्यूक्लियोसाइड में बेस कहाँ से कनेक्टेड रहता है, तो 1 डेज पे। फिर पूछता है फॉस्फोरिक एसिड कहाँ कनेक्ट होता था, 5 डेज पे। दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट होता है तो फॉस्फेट एक का कहाँ से दूसरे किससे, तो एक के 5 डेज से, दूसरे के 3 डेज से कनेक्ट होता है।
और इस तरीक़ा से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, सबका आंसर यहीं पे है। अब हमारा आरएनए, तो आरएनए मैसेंजर जैसा काम करता है। आरएनए का 3 टाइप, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, माइंड इट, आरएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही स्ट्रैंड रहता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। आरएनए का 3 टाइप है, एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको आरएनए बोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। ये हुआ डीएनए आरएनए, राइट। अब डीएनए के बारे में एक दो बातें और मैं बता दूं। डीएनए हर 2 आदमी का डिफरेंट होता है। मीन जिस तरह से पहले हम लोग फिंगरप्रिंट बोलते थे कि दुनिया में कोई 2 आदमी नहीं जिसका फिंगरप्रिंट सेम हो, उस तरीक़ा से एक तरह से हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट जैसा होता है। एक आदमी का डीएनए दूसरे से मैच नहीं करता है एग्जैक्टली। हाँ, उसके अगर पेरेंट है तो उसका जो बच्चा होगा उससे डीएनए उसका मैच करेगा, लेकिन ऐसे 2 का डिफरेंट डीएनए होता है। तो डीएनए एक तरह से फिंगरप्रिंट जैसा इस्तेमाल होता है। डीएनए का जो कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो सब बहुत कुछ है डिटेल में, लेकिन हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो ये हमारा था डीएनए के ऊपर कंप्लीट वीडियो। आप इसको देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरे को बताइए। ओके, थैंक यू।